चलो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। अब है क्या मल्टीमीडिया, पहले वो जान लेते हैं, फिर जब तो समझ में आएगा फंडामेंटल्स क्या है। मतलब मल्टीमीडिया के आधारभूत चीज़ें पढ़ना है। तो अगर हमको मल्टीमीडिया ही नहीं पता होगा तो आधारभूत चीज़ों क्या करेंगे। तो पहले तो समझेंगे क्या मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है वो समझते पहले। चलो यहाँ ये सब्जेक्ट हमको मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। पहला मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा पीसी पैकेज, तीसरा एमएस एक्सेस और चौथा मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। इसका मतलब पीजीडीसीए का चौथा सब्जेक्ट है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, डीसीए की, तो डीसीए के सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट मिलेगा आपको आईटी 10 के अंतर्गत। आईटी 10 में पहली और दूसरी यूनिट मिलेगी। ठीक है, तो अभी पढ़ लोगे तो वहाँ आसान लगेगा। तो पीजीडीसीए फर्स्ट वाले को तो पढ़ना ही है, डीसीए वाले को भी पढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखो, इसका सिलेबस है 5 यूनिट में बटा है। मैंने पहले भी दिखाया था, पहला दूसरा तीसरा। पहली यूनिट में बेसिक है, दूसरी यूनिट में टेक्स्ट के बारे में है, ये पहले में टेक्स्ट के बारे में, दूसरे में साउंड के बारे में, तीसरे में ग्राफिक्स के बारे में और चौथे में वीडियो और एनिमेशन के बारे में और पाँचवें में है भविष्य में इसका क्या उपयोग है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो देखो डीसीए सेकंड में आईटी 10 में बताया मैंने, इसके साथ में है आपका मल्टीमीडिया। इसमें भी देखो ये 2 यूनिट मिल जाती है, बेसिक मल्टीमीडिया टेक्स्ट और उसके बाद मिल जाएगा आपका साउंड। चलो मल्टीमीडिया क्या है, मल्टी का मतलब क्या होगा बताओ जरा, और मीडिया का मतलब क्या होगा। हाँ मीडियम बोल सकते हैं। मीडिया मतलब मीडियम और मीडियम मतलब माध्यम। माध्यम किस चीज़ का, संचार का। इसका मतलब एक जगह से जो डाटा है वो दूसरी जगह जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, है ना, संचार का माध्यम। तो संचार के माध्यम कितने हो गए, मल्टी, मतलब एक से अधिक। तो इसलिए उसे बोला गया मल्टी मीडिया, मतलब एक से अधिक माध्यम। तो एक से अधिक माध्यम क्या, हम लिख कर बता सकते हैं किसी को, हम पिक्चर या ग्राफिक्स भेजकर बता सकते हैं किसी को, है ना। जैसे हमने ऐसा कर गुस्सा वाली इमेज दर्शाए, सामने वाला बिना टेक्स्ट लिखे क्या करेगा, खड़ूस, मतलब फीलिंग क्या आई, खड़ूस वाली। इसका मतलब ग्राफिक्स में भी क्या है, विचार है। अब हमने साउंड में खुर्रा दिए फ़ोन में, पिक्चर नहीं दिखी है फिर भी साउंड में, हाँ तो वो क्या हुआ, विचार गए। फिर कुछ नहीं बोले हैं, वीडियो दिखा दिए कुछ चलता फिरता कुछ भी, तो हम उससे समझ जाते हैं कि हाँ यार इसमें ये बोलना चाह रहा है। उसके अलावा एनिमेशन भी, है ना। तो ये पांचों चीज़ क्या हो जाती है, मल्टीमीडिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि एक से अधिक माध्यम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, विचारों को एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित कर रहा है। तो हम सिंपल मल्टीमीडिया डेफिनेशन क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया का मतलब हो जाता है एक से अधिक माध्यम के माध्यम से क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, एक से अधिक मीडिया के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम बोल देते हैं मल्टी मीडिया। तो हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, परंतु इतना तो पता रहे कि टेक्स्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में लिख सके। टेक्स्ट में तो हम काम ही करते हैं। एमएस वर्ड में देखो आप, टेक्स्ट रहता है कि नहीं रहता, रहता है। ठीक है, ग्राफिक्स रहती कि नहीं, रहती है। उसके अलावा साउंड नहीं रहता, उसमें वीडियो भी नहीं रहता, एनिमेशन भी नहीं। पर बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में टेक्स्ट भी रहता है, इमेज भी रहती है, वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, एनिमेशन भी रहता है। एनिमेशन खुद है वो। तो पांचों चीज़ों का कलेक्शन क्या हो गया, पावर पॉइंट। वीडियो एडिटिंग करेंगे अपन, तो वीडियो एडिटिंग में बताओ टेक्स्ट रहता है कि नहीं, इमेज रहती कि नहीं, साउंड, एनिमेशन, वीडियो तो वो खुद ही है। मतलब कंप्लीट चीज़ें मिलाकर क्या बन रहा, वीडियो। इसका मतलब एक वीडियो को हम मल्टीमीडिया बोल सकते हैं। एक वीडियो या एनिमेशन अगर बन रहा है तो इसका मतलब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर आपको बोला जाए कि एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाकर उसके स्टेप्स लिखो, तो आपको पावर पॉइंट में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है उसके स्टेप्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर पॉइंट बन गया, मतलब इसका एक क्वेश्चन हो गया। और वही क्वेश्चन आपका कहाँ जाता है, पीसी पैकेज में भी जाता है, और वही क्वेश्चन कहाँ जाता है, मल्टीमीडिया में भी। तो एक क्वेश्चन के मतलब दो आंसर नहीं होंगे, 2 जगह आ गया, तो 2 जगह 2 बार नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया क्या होता है वो समझ गए। मल्टीमीडिया का जो प्रेजेंटेशन होता है उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, गुण, विशेषताएं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया जैसे मान लो वीडियो की बात करें तो वीडियो प्ले हुआ है। चलो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अपन यूट्यूब में गए और यूट्यूब में जाके हम जो है एक वीडियो प्ले करते हैं। चलो यही वीडियो प्ले करते हैं। जैसे यहाँ अपन ने कल पढ़े थे क्या, परसों के दिन, सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं यहाँ पे प्ले। अभी देखो प्ले करें यहाँ पे, तो प्ले करने के बाद देखो ऐड चला, और ऐड चलने के बाद हम इसको कर देते स्किप। अब यहाँ देखो क्या फैसिलिटी मिलेगी हमको, हम यहाँ से लेकर यहाँ जा सकते हैं, सीधे यहाँ जाकर यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर। कैसा होता है, लाइन से नहीं चलता, कभी भी छलांग लगा सकते। सफल होता है कि नहीं, अपन म्यूजिक भी सफल करते हैं। सफल का मतलब पहला चलेगा, तीसरा चलेगा, 8वां चलेगा, 9वां चलेगा, उल्टा सीधा कैसे चल जाएगा।
इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव का मतलब देखो, ये देखो हम टच कर रहे हैं तो काम कर रहा है काम, ये देखो, इसका मतलब इंटरेक्टिव है वो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, साउंड भी है और वीडियो भी है, मतलब एक से अधिक चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट है कि नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी संविधान में देखे होंगे आपने, अपनी प्रस्तावना का पार्ट भी है, ठीक है। हम भारत के लोग, उसमें देखना एकता अखंडता और दुनिया भर की सब चीज़ें आती है। तो एकता और अखंडता, एकता मतलब भाई यूनिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रेट, मतलब अलग नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे वीडियो आइडियो सारी चीज़ें एक साथ है, मतलब इंटीग्रिटी है। और डिजिटल रूप से चलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिजिटल रूप से चलेगा। और बाकी चीज़ इसमें एक से अधिक मल्टीमीडिया, एक से अधिक मीडिया का प्रयोग हो रहा है। तो ये सारे गुण किसके हैं, मल्टीमीडिया के हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैंने एक फैक्ट बता दिया आपको, उसके बारे में लिखना है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा या आप पढ़ो, बात एक ही है, तो आप ही पढ़ लेना, ठीक है ना। ये देखो, ये चलने लगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये देखो, ये हमने देखे थे ना डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के पहले, अपन ने देखे थे क्या, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब छलांग लगा लगा कहीं से भी हम चला सकते हैं। तो एक होता है आपका सिक्वेंशियल, बोले तो जो लाइन से चलेगा, 8 तक पहुंचना तो 1 से 8 तक जाना पड़ेगा। और अगर हमको, ये देखो, ये पहले में गए फिर तीसरे में, कहीं से भी उल्टा सीधा चल सकता है, तो इसे बोल देते हैं रैंडम। और रैंडम को ही क्या बोल देते हैं, रैंडम को ही नॉन लीनियर बोल देते हैं, मतलब बिना लाइन के चलेगा। चलो नेक्स्ट है, इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट मतलब मल्टीमीडिया के एलिमेंट की बात करें तो तत्व, किन किन चीज़ों से मल्टीमीडिया मिलकर बनता है। तो कैसे बनेगा, मेन चीज़ होती है टेक्स्ट, दूसरी चीज़ होती है ग्राफिक्स, तीसरी चीज़ होती है फिर, और अब 2 कैटेगरी में बांटा गया है, इनको बोल देते हैं स्टैटिक और इनको बोल देते हैं डायनेमिक। स्टैटिक मतलब टेक्स्ट लिख दे, टेक्स्ट लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर जाएगा नहीं। ग्राफिक्स भी यानी पिक्चर है, एक जगह रहेगी, पर अगर हम उसमें डाल देते हैं टेक्स्ट में, क्या हिलते डुलते रहेगा। पिक्चर में भी डाल दें हम एनिमेशन तो हिलते डुलते रहेगी। मतलब ये तो स्टैटिक है, परंतु एनिमेशन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक। उसमें साउंड या वीडियो आ गया तो क्या हो जाएगा, मतलब चलते फिरते रहता। जो चीज़ बदलते रहती है उसे क्या बोल देंगे, डायनेमिक, और जो स्थिर रहती है उसे क्या बोल देंगे, स्टैटिक। तो याद रखना दोनों कैटेगरी, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे मल्टीमीडिया की यूजेस कहाँ कहाँ है, बताओ आज की डेट में ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन का उपयोग नहीं होता होगा। कोई चीज़ बची नहीं, तो आपको नाम भी बताना पड़ेगा ना कि कहाँ उपयोग होता है। नहीं बची ऐसा बोल दोगे हर जगह तो फिर उसका आंसर थोड़ी हुआ। अगर कोई नॉर्मली पूछे कि ऐसी एक जगह बताओ जहाँ उपयोग नहीं होता है, तो आप बोल दोगे नन ऑफ दीज, बोले तो कोई नहीं है। पर वो बोलेगा कहाँ कहाँ उपयोग होता है तो बताना पड़ेगा ना, कि बोल दोगे कहीं भी उपयोग नहीं होता है, या जो भी है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उपयोग नहीं होता, तो वो क्या बोलेगा, ये आंसर गलत है, क्योंकि उनने तो ऑप्शन पूछा था। तो ऑप्शन क्या बताओगे, प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया बोले तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स है ना, किताब जो भी आती है हमारी, तो उन सब में होता है कि नहीं होता, टेक्स्ट और ग्राफिक्स तो होती है स्टैटिक वाली। उसके बाद बिजनेस में गूगल मीट भी है तो वीडियो कॉलिंग हो रही है, ठीक है, मेल करा जा रहा है टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज भेजी जा रही है तो वहाँ हो रहा है। इनके बारे में डिटेल में अभी पढ़ना आगे, पर अपने को पता चल जाए। फिर टीवी में उपयोग हो रहा है कि नहीं, मल्टीमीडिया हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे मनोरंजन में, गेम्स में, है ना। उसके अलावा स्पेशल इफेक्ट देना कहीं तो होता ही है, एनिमेशन वगैरह इफेक्ट देना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले सूचना भेजने प्राप्त करने वाला सिस्टम। एजुकेशन में अभी भी कर ही रहे अपन मल्टीमीडिया का उपयोग, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बिजनेस मार्केटिंग में करते हैं। नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस में बताओ, गूगल मैप में होता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग की बात करें, ग्राफ है, पिक्चर है, 3D है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स वहाँ। और वर्चुअल रियलिटी, कार सीखना है, मतलब आपका जो होता है ना, हाँ सिमुलेशन, सिमुलेटर होता है, सिमुलेशन टेक्निक का उपयोग करके अपने को आँख में VR बॉक्स लगा दिए, लगता है कि गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं उसको। कार वहाँ ठोकेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इधर ठोकेगी तो पड़ेगा, तो इसलिए पहले ठोक लो कहते हैं वहीं वर्चुअल में, तब इधर ठोकने बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाती है आपकी वर्चुअल रियलिटी। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, हो रहा है। ग्राफिक्स है, वीडियो है, वहाँ तो बता भाई, वीडियो बना कर रख दिए कि ये प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है, देखो घुमा घुमा के बता दिए, है ना। तो साउंड और वीडियो दोनों है। मेडिकल साइंस में देखो। उसके अलावा वीडियो ऑन डिमांड, मान लो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है,
कि एक प्रेजेंटेशन या वीडियो बना कर दो जिसमें ये इफेक्ट यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, इतना इतना जो भी है ड्यूरेशन इतना रहेगा। तो उसने डिमांड किया है, तब मैंने उस वीडियो को बनाया हूँ। इसलिए ऑन डिमांड वीडियो में भी क्या रहेगा, मल्टीमीडिया। उसके अलावा लाइब्रेरीज है, प्रेजेंटेशन, नेशनल लिटरेचर, सभी में क्या रहेगा, मल्टीमीडिया। ये इनकी डिटेल है, आप डिटेल एक बार पढ़ लेना, पर ऑप्शन याद रहना चाहिए। ऑप्शन याद नहीं रहेंगे डिटेल कहाँ से लिखोगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया मान लो, और आपको मैंने बोला 5 में से 2 करना है, तो कभी कभी तो कोई आ जाता है और बोलते क्वेश्चन ही याद नहीं है हमें। क्वेश्चन बता दो, आंसर लिख लेंगे। अब बताओ, आंसर बड़ा रहता है क्वेश्चन, तो आंसर याद करके आ गए हो, क्वेश्चन एक लाइन का याद नहीं रखे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर या फीचर्स ऑफ कंप्यूटर जो भी है। तो मेन चीज़ होती है कि हमको अगर ऑप्शन पता है, ये वाले कितने होंगे, ये लगभग 10-12 15 है। 15 में से 10 तो याद रहेंगे। अच्छा 10 याद नहीं है, 6-8 तो याद रहेंगे, आधे मान लो 7 याद कर लो, तो 7 के बारे में डिटेल लिखना है। तो 15 के बारे में पढ़ लो, 7 के बारे में याद रहेगी। एक बार पढ़ने में नहीं होगा कुछ, कितने बार पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 3 बार। आगे पढ़ रहा है वो बात की बात है, ठीक है। मैंने बताया ना, मेरे को पढ़ाने से पहले 7 बार पढ़ना पड़ता। 7 बार पढ़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता। पहली बार क्या होता है कि आपको बनाना क्या है वो तो पढ़ के देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ टाइप करना है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद करेक्शन करना है, फिर पीपीटी बनाना है, फिर उसके बाद पीपीटी में करेक्शन है, फाइनल। 6 तो ऐसे ही हो गए। क्यों एक रिवीजन नहीं करोगे क्या पढ़ाने से पहले, कि बस करेक्शन से हो गया काम। तो पढ़ाने से पहले मिनिमम 7 बार मेरे को पढ़ना पड़ता है। तो आपको लिखना है तो आप 3 बार नहीं पढ़ सकते। कई लोग एक रात पहले पढ़ लेते और एग्ज़ाम दे देते, लीजेंट लोग रहते हैं। लीजेंड मतलब समझते कि नहीं, महान व्यक्तित्व है, ठीक है। कुछ लोग अभी भी ऐसा है कि वीडियो देख लेते 2 घंटे पहले और पेपर देखा जाते, तो वो अल्ट्रा लीजेंट होते हैं। अल्ट्रा लीजेंट मतलब महान को स्क्वायर लगा के बोल दो 3-4, ठीक है, क्यूब लगा के। चलो ये आप एक बार इसको देख लेना, डिटेल वाला वीडियो जरूर देख लेना। डिटेल वाला वीडियो कहाँ, एक बार और दिखा दूँ। चलो यहाँ जाओ, आपको कहाँ जाना है, चैनल पे जाना है, ठीक है। चैनल सबको पता है, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद देखो ये ऑल करना ज़रूरी है। इसको नहीं करोगे और बोलोगे कि सब्सक्राइब बस कर लिए, नन कर दिए, तो क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगी। वीडियो बस रहेगा चैनल पे, जो आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे वीडियो में जाकर, और वीडियो में ढूंढोगे तो पीछे चले जाती है वीडियो बहुत, है ना। तो इसलिए जब वीडियो आए तभी देख लो, और काम की वीडियो आएगी साहब। प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे DCA PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से दिख रहा है, और यहाँ जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा पेपर में आंसर कैसे लिखना है, वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि वो नहीं देखोगे तो आंसर कैसे लिखोगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसी की डॉस और लाइनक्स अलग से है वो। उसके बाद PC पैकेज का, जिसकी कैपेसिटी है ज़्यादा देखने की 7 घंटे वाला लेटेस्ट देख लेना, जिसकी कैपेसिटी कम है वो 5.5 घंटे वाला। अंतर क्या है, 1.5 घंटे का तो अंतर है। तो फिर क्या करें, पहले ही वाला देखें, हाँ। तो दोनों में से कोई देख लेना। देखो उसके बाद MS एक्सेस है, और उसके बाद क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया वाला देख लेना। VB.NET आपके काम का नहीं है, मतलब जिनका सब्जेक्ट होगा वो देख लेंगे। जैसे आप मान लो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया नहीं पढ़ते, तो क्या देखते आप, VB.NET, ठीक है। अब देखो, अब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि सेकंड सेम का, सेकंड सेम में जाओगे तो आपको टैली मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये टैली कंप्लीट 2 घंटे में, पर ये थ्योरी पास करने लायक। आपको थ्योरी पढ़ाना है तो थ्योरी वाला कंप्लीट है, पर अगर काम करना सीखना है तो उसके लिए अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ कॉन्सेप्ट बस क्लियर है, प्रैक्टिकल बहुत कम है वहाँ, ठीक है। तो ये इसमें भी सारे सब्जेक्ट है सेकंड सेम में भी, तो आपके लिए तो यहाँ भरपूर मटेरियल है। चलो यहाँ जाओ, और अब अपन देखते हैं आगे चल के। डिटेल वाला वीडियो देख लेना, आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं पता होना चाहिए। अभी हम देखो ग्राफिक्स एडिटिंग सीखना चाह रहे थे, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, तो दोनों चीज़ सीखेंगे अपन किसके लिए, मेन चीज़ एडवर्टाइज के लिए। एडवर्टाइज मतलब कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करना ही है। जैसे मान लो मैं मेरी वीडियो एडिट करता हूँ, तो मैं मेरी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ ना, एडवर्टाइज कर रहा हूँ। भले ही उससे कुछ आए ना आए वो बात का मैटर है, पर पहले तो प्रस्तुत करना पड़ेगा ना। एडवर्टाइज मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है। तो एडवर्टाइज अलग अलग प्रकार के, प्रिंट
टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, मतलब न्यूज़पेपर। दूसरा एफएम रेडियो हो सकता है। टीवी में कितने ऐड आते देखे होंगे, है ना। उसके बाद डिजिटल विज्ञापन भी हो सकते हैं, डिस्प्ले ऐड वेबसाइट में हो सकते हैं, रीमार्केटिंग ऐड है, वीडियो ऐड है, सोशल मीडिया ऐप है, सर्चिंग के टाइम आ जाते हैं और मोबाइल में। ये इतने प्रकार के आपके ऐड होते हैं, ठीक है। तो इनमें कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया उपयोग हो रहा है, बिना मल्टीमीडिया के कोई काम ही का नहीं है ना। तो मल्टीमीडिया बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जिस प्रकार हमारी वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू है मल्टीमीडिया की, ठीक है ना। हमारा अस्तित्व काम का है, तो मल्टीमीडिया बगैर काम का कैसे रहेगा। नाम लिखोगे आप परिचय पत्र में, लिखा रहता है, तो वो किस में लिखा है, टेक्स्ट में। और फोटो लगी साइड में क्या है, ग्राफिक्स। तो मल्टीमीडिया नहीं तो आपका क्या अस्तित्व है। कैसे बताओगे हम संतोष हैं, ऐसे पहचानता कोई। कार्ड दिखाना पड़ता, आधार कार्ड या मार्कशीट या जो भी दिखाओ। तो पहचान किससे हो रही है हमारी, मल्टीमीडिया से। समझ गए कितनी वैल्यू है मल्टीमीडिया की। गेमिंग में, उसके अलावा मल्टीमीडिया रिसर्च में देखो, सिमुलेशन टेक्निक है जो भी है, इंजीनियरिंग में। चलो अब बात कर लेते हैं हम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की। अगर आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट दिया जाए बनाने को, तो आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चूज़ करोगे। तो कैसे, आपको या तो डॉस में करना है, मैंने डॉस पढ़ाया था कल, है ना। कमांड में अपन ने देखे थे टेक्स्ट बेस काम होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बेस काम हो रहा, मतलब वो भी तो मल्टीमीडिया का वो है एलिमेंट। तो मतलब डॉस में हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना पाते थे पर ओनली टेक्स्ट वाले, ठीक। वहाँ ग्राफिक्स उपयोग होती थी क्या। उसके बाद हमारा आया विंडोज़ में GUI हो गया, बोले तो ग्राफिक्स वाला आ गया, क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो एडवांस हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी बना सकते हैं, है ना, साउंड, वीडियो और एनिमेशन। तो सारे एलिमेंट कहाँ उपयोग होने लगे, विंडोज़ में। ऐसे विंडोज़ जैसा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स है, जिसका नाम है लाइनेक्स। अभी लाइनेक्स का नाम क्यों पड़ा, लिनस टोरवेल्ड्स ने इसको बनाया था, स्टूडेंट था ये यूनिवर्सिटी का, उसने बनाया था लिनस ने। लिनस को लाइनेक्स में बदल दिया गया, मतलब है उसी का नाम। एक यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी मतलब पेड, पैसा दोगे तब यूज़ करने देगा। तो यूनिक्स का फीचर्स को देख के लिनस टोरवेल्ड्स को लगा कि क्यों ना मैं इसका जो फ्री वर्जन बनाऊं जो कहीं उससे ज़्यादा तगड़ा बने। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे लाइनेक्स बना, और लाइनेक्स को उनने कर दिया ओपन सोर्स, बोले तो कोडिंग फ्री प्रोवाइड कर दिया इंटरनेट में। तो जिनकी इच्छा हुई, जो भी डेवलपर है, जैसे मान लो मैं डेवलपर, तो मैंने डाउनलोड करा, मैंने कुछ प्रोग्रामिंग उसमें करा, अपनी फीचर जो भी जोड़ा और अपलोड कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत। प्रोग्रामर एक थोड़ी होगा, कितने होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में। तो ऐसे लोगों ने डाउनलोड कर करके अपडेटेड वर्जन डालते गए। और अब मान लो अभिषेक के कुछ रिक्वायरमेंट है, दूसरे संतोष की कुछ रिक्वायरमेंट है, तीसरी विशाल की कुछ है, सबकी सेम है क्या। उन्होंने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें कोडिंग करके अलग अलग टाइप बना दिए, तो उसके फ्लेवर्स बन गए। फ्लेवर समझते कि नहीं, आइसक्रीम खाने जाते हैं तो अलग अलग फ्लेवर की रहती कि नहीं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद। ऐसे लाइनेक्स के भी फ्लेवर बन गए, फेडोरा बन गया, डेबियन बन गया, ठीक है। तो ये अलग अलग जो फ्लेवर बने है लाइनेक्स से ही, पर हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो गए। जैसे मान लो मैं आपको दिखाई देता हूँ फ्लेवर्स ऑफ, देखो यहाँ देखो, डेबियन है, एवेंटू है, फेडोरा है, लाइनेक्स मिंट है, ओपन देखो, ओपन सोर्स है, मंजूरा देखो, मंजारो, एलिमेंट्री ओएस, आर्क लाइनेक्स, रेड हैट, ये सब क्या है, ये सब लाइनेक्स है, लाइनेक्स की फ्लेवर है, ठीक है। सभी सिक्योरिटी पावरफुल है उनकी, पर किसी को ऑफिस वर्क काम करना तो अवेंटू काम कर लेगा, या फिर डेबियन, अलग अलग मतलब रहता है कि भाई रिसर्च का काम करना तो कुछ अलग काम आएंगे, विंडोज़ थोड़ी यूज़ होता है, ठीक है। चलो आगे देखें अपन। तो MS DOS के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए, विंडोज़ के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था। लाइनेक्स के बारे में आपको मैंने नोट्स दिया कि नहीं दिया, ग्रुप में दे दूंगा, है ना, व्हाट्सअप ग्रुप में देख लेना, उसमें मिल जाएगी। ये लाइनेक्स है। चलो आगे देखें, कंपोनेंट्स तो अपन ने देख लिया ऑलरेडी, है ना। अब कंपोनेंट्स में अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का समूह को टेक्स्ट बोल देते हैं। जैसे हम वर्ड में चले, तो वर्ड में चलने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं और सीधे लिखते हैं RAND, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टेक्स्ट आ गया। इसी में अपन नंबर लिख सकते हैं, इसी में सिंबल वगैरह। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के समूह को हम क्या बोल दिए, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या क्या कर सकते हैं सब पता होना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह, स्टाइलिंग,
सब काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, हम वहाँ थोड़ी लिखा रहेगा। सही फ़ॉन्ट कैसे लेते हैं, उसका स्टोरेज बहुत कम रहता है। टेक्स्ट वाली फाइल बहुत कम जगह लेती है स्टोर में, कि ज़्यादा लेती है, पिक्चर वाली ज़्यादा लेती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या चीज़ लगेगी ये देख लेना। टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या लगेगा बताओ, कीबोर्ड कि माउस लगेगा? फॉर्मेटिंग करने के लिए लग सकता है, परंतु मेन कीबोर्ड है। उसके बाद आपको स्कैन भी करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट फॉर्म में बदलना है तो OCR लगता है। गूगल लेंस यूज़ करेगी, करें ना, फ़ोटो खींच लेता है और टेक्स्ट में बदल देता है, और कॉपी करके आप पेस्ट कर देते हैं कहीं। तो किसकी ज़रूरत पड़ी? OCR की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की। देखने के लिए मॉनिटर चाहिए, प्रोसेस के लिए प्रोसेसर चाहिए, है ना। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको कॉमन चीज़ पता होना चाहिए क्या रहती है। अब वहाँ पढ़ भी लेना, पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए क्या चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नोटपैड में कर सकते हैं अपन, वर्डपैड में भी, और MS वर्ड। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट PDF में भी कर सकते हैं। बचा क्या? ग्राफिक्स क्या होती है बताओ जरा। कंप्यूटर की मदद से छोटे छोटे पिक्सल के समूह से मिलकर क्या बनती है? ग्राफिक्स। पिक्सल्स बताया था मैंने, मॉनिटर का सबसे छोटा अंग। तो पिक्सल्स की मदद से क्या बनती है? ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मान लो हमने टेक्स्ट दिए और टेक्स्ट को हम अगर इस प्रकार दर्शाएं, A फॉर एप्पल, तो इसको बच्चा ज़्यादा जल्दी समझता है, ना कि किसको समझता है? टेक्स्ट को। टेक्स्ट आपको भी दे दिया जाए, आपकी लॉ वाली बुक में ज़्यादातर टेक्स्ट ही रहता है, तो पढ़ने में किसी को बोर मार रहा है तो वो 20 पढ़ लेता है पेपर के लिए। पर जो इंटरेस्टेड है वो तो ग्रंथ पढ़ लेगा। M लक्ष्मीकांत में पिक्चर रहती क्या पॉलिटी की? नहीं, पूरा ग्रंथ ही है वो। तो बाइबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, पॉलिटी, M लक्ष्मीकांत को। अभी 7वां वर्जन चल रहा है शायद, 7वां एडिशन। मैंने 6वां पढ़ा हूँ, उसका पूरा ट्यूटोरियल भी है चैनल पे, बहुत पुराना है। पर चलो, यहाँ पे ग्राफिक्स कितने प्रकार की होती है? लाइन और इमेज, जो आप कैप्चर करते हो, और लाइन मतलब जो बनाते हो। जैसे ये देखो, ये बनाओगे, ये देखो ये भी बनाओगे और ये भी, परंतु इसको देखो आप इसको कैप्चर करोगे या पेंट करके बनाओगे। ठीक है, तो वो वाली जो होती है हम पेंसिल या लाइन के माध्यम से बना सकते हैं, और ये जो होती है ग्राफिक्स, एक प्रकार से बनाते हैं जो अपन, मतलब पिक्चर कैप्चर करते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए? पिक्चर बनाने के लिए माउस चाहिए, माउस से बनती नहीं है। जॉयस्टिक चाहिए, या वो ग्राफिक्स टैबलेट जिससे हम लिखते हैं, है ना, कि कीबोर्ड से बनेगी? नहीं। उसके अलावा स्कैनर चाहिए, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन तो किसके लिए चाहिए? दिखाने के लिए। लेज़र प्रिंटर और प्लॉटर चाहिए आउटपुट के लिए। तो ये जो चीज़ ज़रूरी है इसके लिए हार्डवेयर की, वो चीज़ हमने लिख दी। अब क्या आ गया आपका? आईडियो के लिए क्या क्या है? आईडियो बताओ जरा। आईडियो एक प्रकार की वाइब्रेशन है। कान का देखेगा आपने, कान के अंदर का स्ट्रक्चर, पर्दा रहता है, जो आवाज़ मतलब वाइब्रेशन आ रही है उसको वो ठोक ठाक है जो है सही सुनाता है कान, मतलब मस्तिष्क को इंडिकेटर देता है कि भाई ये आवाज़ ऐसी है। तो वो क्या है हमारा? ट्रांसलेटर। पर्दा क्या होता है? ट्रांसलेटर में ऐसा खट 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 टकराते रहता है। तो ज़्यादा अपन ईयरफोन सुनेंगे तो उसका नुकसान होता है। तो ईयरफोन की सुनने की नियम है कि भाई 45 मिनट या आधा घंटे सुनो और फिर निकाल लो और फिर सुन लो, परंतु रेगुलर अगर लगा कर रखे तो दिक्कत है। हेडफोन खराब नहीं है, बना ही होगा, टेक्नोलॉजी बनी मतलब अच्छाई के लिए बनी, पर आप उसका क्या कर रहे हो? मिसयूज, दिन भर लगा कर रखे। मैं बड़े वाले हेडफोन यूज़ करता था पहले वाले, तो कोई दिक्कत नहीं इनमें, भाई हवा जाते रहती है। पर आज की डेट में आ गए क्या? नेक बैंड, ईयरबड्स, तो कान में हवा जाती क्या? नेचुरल चीज़ नहीं जाएगी तो क्या नेचुरल चीज़ सुरक्षित रहेगी क्या? हमारे कान का पर्दा नेचुरल है कि कृत्रिम है? तो नेचुरल के लिए नेचुरल हवा भी तो जान दो, कि नहीं जान देना? जान देना। चलो, तो ऑडियो एक प्रकार का क्या है? वाइब्रेशन है, जिसे हम बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऑडियो के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी बताओ जरा। रिकॉर्ड करने के लिए माइक, प्रोसेस करने के लिए कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल। मेरी आवाज़ एनालॉग है, इसने किस में कन्वर्ट किया? डिजिटल में। और फिर सुनाने के लिए क्या चाहिए? स्पीकर। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, दोनों कन्वर्टर चाहिए। और क्या चाहिए? एडिटिंग के लिए मॉनिटर भी चाहिए, देखने के लिए। तो ये बेसिक बेसिक आपको कॉमन पता है, वहाँ देख भी लेना एक बार। चलो आगे देखो। वीडियो, वीडियो क्या होता है? पिक्चर देख रहे हो तो क्या है? स्थिर। और वीडियो कैसा रहता है? चलते रहता है। तो एक साथ 10-12 पिक्चर लगा दी और एक साथ फ्लो में चला दी तो क्या बन जाएगा? बनता है, इंस्टाग्राम में बनाते हैं अपन, 4-5 लगा के और गाने लगा देते, चलते रहती इमेज उड़ते उड़ते,
है ना, तो क्या बन जाता वीडियो। यानी कि स्टिल इमेज जो फिक्स इमेज होती है उसको अगर एक साथ कंटिन्यू चला दिया जाए बिना जर्क के, बिना जर्क मतलब समझते हैं, खचाक खिचिक नहीं रहना चाहिए, सीधे लाइन से चलते रहे एक सी स्पीड में, तो बिना जर्क के अगर पिक्चर चला दी जाती तो उसे वीडियो बोल देते। पिक्चर से ही क्या बना, वीडियो। आप कैप्चर करते कि नहीं वीडियो कैमरा से, तो अगर कैप्चर ना करे फोटो खींचे तो वो फोटो ग्रुप में आ जाएगा, पर अगर अपन उसी को करें तो लाइन से, देखो कैमरा भी क्या कर रहा है, लाइन से पिक्चर को एक साथ जोड़ रहा है, स्टिल इमेज को प्लेबैक में बदल दे रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोल दिए, वीडियो। और वीडियो में साउंड ना रहे तो वीडियो की अहमियत खत्म। तो ओंठे बजा रहा समझो, जैसे मान लो मैं आज बोलूँ आपके सामने, समझ नहीं आएगा ना। अब किसी के सामने अपन गाली ना दे या फिर कुछ भी ना बोले और ओंठ बजा दे, तो सामने वाला जब तक जान नहीं लेगा तब तक पूछेगा, बोलेगा, उसको उत्सुकता रहती कि इनने क्या बोला मेरे लिए, बोल के देखना, नहीं तो आज ही ट्राई करना। ठीक, चलो इसके लिए हार्डवेयर क्या लगेगा, वीडियो कैमरा, उसके बाद इनकोडर डिकोडर, मतलब एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, प्रोसेस करने के लिए जीपीयू, ग्राफिक्स करेगा, ऐसे इमेज के लिए भी लगेगा, एडिटिंग के लिए मॉनिटर, और उसके बाद और क्या लगेगा, बाकी इतना ही तो लगेगा, और बाकी चीज़ कट पेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी रहता है। ये हो गया एनिमेशन। अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बस आपको लग रहा है कि चल रहा है, तो जब लगे कि चल रहा है और बदलाव नहीं हो रहा है, वही चीज़ चल रही कंटिन्यू, तो कहलाता क्या, एनिमेशन। और एनिमेशन के लिए भी क्या लगेगा बताओ जरा, हार्डवेयर क्या क्या लगेगा, वही वीडियो कैमरे लगेगा, स्कैनर लगेगा, और उसके बाद वीडियो कैप्चर बोर्ड लगेगा, उसके बाद कन्वर्टर इसमें नहीं लगेगा, रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए तभी एनिमेशन बना पाते। रिफ्रेश रेट मतलब समझ रहे हैं ना, बार बार इमेज बदलने की कैपेसिटी को रिफ्रेश रेट बोल देते हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये पाँचों एलिमेंट समझ में आ गए। तो पाँचों एलिमेंट के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको अपने कंप्यूटर में, सीपीयू चाहिए, सीपीयू मिनिमम रिक्वायरमेंट रहना चाहिए अच्छी, जो प्रोसेस करने योग्य हो। सीपीयू के साथ साथ जीपीयू भी चाहिए। जीपीयू मतलब समझ रहा है, वीडियो कैप्चर कार्ड या वीडियो को प्रोसेस करने वाला जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखने या एडिटिंग करने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद आउटपुट के लिए आउटपुट माइक्रोफिल्म अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिल्म रिकॉर्डर चाहिए हमको, वीडियो आउटपुट डिवाइस चाहिए, साउंड या स्पीकर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, ये दोनों में से कोई एक चल जाएगा। उसके बाद या स्क्रीन है तो प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्या, आज की डेट में डीवीडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एसएसडी पेन ड्राइव से काम हो जाता है। उसके बाद फोटो सीडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो हमको पता रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, हार्डवेयर में सीपीयू, ये सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, विंडोज, डॉस, तो हमारा क्या हो जाता है। उसके बाद प्ले करने के लिए एक म्यूजिक प्लेयर या वीडियो प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर या मैक्स प्लेयर। और डिज़ाइन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर जैसे फिल्मोरा, कैमटेस या पावर पॉइंट या एडोब प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो कोई एक सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। ठीक है, मास्टरी एक में रहे पर बन सब जाए, ये नहीं कि बाकी मैं अनपढ़ रहा हूँ। मान लो उदाहरण के लिए मेरे पास में विंडोज़ है और दूसरा मैक भी है, अब इसमें चल रहा है एडोब प्रीमियर, मैक में एडोब प्रीमियर नहीं है। ठीक है, दो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एक के लिए ले लिए विंडोज़ के लिए, मैक के लिए अलग लेना पड़ेगा, तो उसमें दाविंची रिजॉल्व चल जाता फ्री वाला सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे सिर्फ एडोब प्रीमियर बनता है और दाविंची नहीं बनता है तो वीडियो एडिटिंग तो आप सीमित हो गए ना विंडोज़ तक। अगर कहीं मैक उपलब्ध हो गया तो आप वीडियो एडिटिंग कर पाओगे क्या, क्योंकि आप तो बोलोगे प्रीमियर नहीं है। तो हम स्पेसिफिक अपंग हो गए हैं, कमी किसकी जा रही है, सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की कमी के कारण हमारी वीडियो एडिटिंग नहीं हुई है, क्या बात हुई। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, टूल भर बदले हैं, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर है तो एक दो सॉफ्टवेयर और आना चाहिए। मान लो एम एस वर्ड बनता है आपसे, तो एम एस वर्ड हर जगह मिलेगा क्या, गूगल डॉक भी बनना चाहिए ऑनलाइन वाला, उसी का है पूरा। ठीक है, या फिर आप जाओ तो WPS ऑफिस रहता है मोबाइल में, वो बन जाना चाहिए। है कॉन्सेप्ट वर्ड प्रोसेसिंग का ही, बस टूल चेंज हुए हैं। तो कोई भी चीज़ काम के लिए 3-4 टूल बनना चाहिए। जैसे मान लो एक्सेल में काम करते तो एक्सेल के दूसरे भी रहते हैं, या फिर आप जैसे प्रेजेंटेशन बना रहे पावर पॉइंट में तो मैक में अलग हो जाता है, मोबाइल में अलग हो जाता है। इसके अलावा और क्या, VLC मीडिया प्लेयर चलाते बन रहा है तो मैक्स प्लेयर नहीं बनेगा, वीडियो प्ले करने के लिए बन जाना चाहिए 3-4। मान लो किसी मोबाइल में VLC नहीं मिला तो मैक्स में चला लो, अब मैक्स भी नहीं चल रहा तो किस में चला लो, बेसिक वीडियो प्लेयर में चला लो, मोबाइल में तो रहता ही है ना। तो एक दो चीज़ बनना चाहिए। ठीक है,
ऐसे यहाँ फिल्मोरा में भी काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है। ठीक, तो मान लो मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकंड सेम में, तो एडोब प्रीमियर में सिखाऊँगा आपको बेसिक थोड़ा बहुत। पर अगर आप ओनली वीडियो एडिटिंग सीखते हो तो मैं आपको फिल्मोरा भी सिखाऊंगा, कैमटेसिया भी सिखाऊंगा, ठीक है, दाविंची रिजॉल्व भी सिखाऊंगा, एडोब प्रीमियर भी सिखाऊंगा। तो ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टास्क हो गया ना वीडियो एडिटिंग का। पर अगर आपका सिलेबस में क्या है, आपका एक यूनिट है वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग में एक यूनिट में क्या सीखोगे आप? कॉन्सेप्ट ही बस क्लियर होगा, पेपर में लिख पाओगे बस। पर अगर आपको सीखना तो वो अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसी को कराने लगा तो फिर तो टाइम तो उसी में चला जाएगा। बाद में कुछ लोग बोलेंगे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर दिक्कत तो मेरी होगी। चलो नेक्स्ट देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब देख लेना। एंड्रॉयड भी रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए ना, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना लेते हैं अपन एंड्रॉयड से, तो एंड्रॉयड भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक भी है, एप्पल डिवाइस में चलता है जो, इसी का iOS आता है। iOS मतलब समझ रहे हैं, आईफोन आईपैड में चलता, मैक के ही मोबाइल डिवाइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए? फोटोशॉप चाहिए ग्राफिक्स के लिए, पावर डायरेक्टर चाहिए वीडियो वेब डिज़ाइनिंग के लिए, एडोब प्रीमियर चाहिए किसके लिए? वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके अलावा साउंड एडिटर के लिए साउंड फोर्ज चाहिए, फ्लैश चाहिए एनिमेशन के लिए, फ्रंट पेज चाहिए किसके लिए? डब्ल्यू से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और एलियास वेब फ्रंट अलग अलग है, पर हमको जो पहचान के है वो ध्यान रखना है। हम एडोब प्रीमियर से परिचित होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो क्लास डेली लगाना। चलो न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो बना लोगे? पावर पॉइंट में पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ होती है उसमें, पिक्चर कैसे लाएंगे, चार्ट कैसे लाएंगे, वीडियो कैसे लाएंगे, एनिमेशन कैसे लाएंगे, सारी चीज़ ये कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रेजेंटेशन बन चुका है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, फोटोशॉप में न्यू इमेज कैसे बनाएंगे? फोटोशॉप पढ़े नहीं है अपन ने, तो हम सीधे जाएंगे स्टार्ट बटन में और हम लिखेंगे क्या? फोटोशॉप जो भी है हमारे पास में। मान लो आपके पास में एडोब फोटोशॉप 7.0 है, ये तो नहीं होगा, तो हम एडोब फोटोशॉप 7.0 का ऐसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये स्टार्ट होकर दिख जाएगा। ये दिख गया, हम जाएंगे Ctrl+N में या फिर फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ हमको देना नाम, मान लो दे दिया हमने माय इमेज। कौन से साइज़ की बनाना है? 4:6 पता है आपको, एल्बम फ़ोटो छोटे वाली है ना। पासपोर्ट साइज़ मतलब 10-12 निकाल के देते हैं ना छोटा सा, वो 4:6 है, और उससे छोटा दे देते हैं कई लोग। देखो गाँव वाले एरिया में जाओगे तो ऐसा इतने से दे देंगे, और उतने के 50 रुपये ले लेंगे, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, आप बोलोगे शहर में तो इतने में होती है, तो जा शहर जाकर निकाल ले, लगा ले 100 रुपये पेट्रोल, उससे अच्छा 50 रुपये देना पड़ाएगा कि नहीं उसको। सुविधा की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है। अगर आप जाओगे तो आपको 200 में पड़ जाएगी ना वो फ़ोटो। फिर अच्छा रेगुलर कुछ काम है एक से अधिक, फिर ठीक है, वो काम है साथ में दूसरा बहती गंगा में, हाँ, तो ऐसा वाला काम है तो ठीक है भाई, पर अर्जेंट की बात है तो मतलब गांव में बैठा वो व्यक्ति, तो कम से कम उसको भी फायदा हो, ठीक है ना। केवाईसी करने के लिए लेते वो 50 रुपये, नहीं लेते, और कहीं जाओगे तो कम लेते, हालांकि नॉर्मल है 50 रुपये, 50 रुपये नॉर्मल है। 50 रुपये वाला आइसक्रीम खा लेते, वहाँ दुख नहीं होता, गई पेट में, क्या स्वाद जीभ का है, पापी जीभ ने स्वाद ले ली और ख़त्म। केवाईसी कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसको पैसे नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमने साइज़ लिए, और साइज़ लेने के बाद क्या कर दिए? ओके। ओके करने से पहले हम देख लो कि भाई कितना कितना साइज़ है, वैसे ले लिए थे, और कौन सा कलर मॉडल लेना, RGB लेना है, जो भी, रेड ग्रीन ब्लू या फिर सियान मैजेंटा ब्लैक। अब ब्लैक के लिए बी क्यों नहीं आया? के फॉर काला, उसको इंग्लिश में बोल दो ब्लैक, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी समझने के लिए बताया मैंने, के फॉर काला नहीं होता, पर आप ब्लैक को बोल रहे हो कि ब्लैक क्यों नहीं है, तो भाई काला बोल दो, ठीक। 4 कलर का मिश्रण, यहाँ 3 का, ओके कर दो, तो इस प्रकार हमारी न्यू इमेज बन गई। तो स्टेप्स लिखना आपको डायलॉग बॉक्स सहित और ये डिज़ाइन सहित, ठीक है। तो ये न्यू इमेज बनाने के स्टेप्स है, यहाँ लिखा भी है, देखो ये जो मैंने स्टेप्स बताया ना आपको, वो लिखी भी है, पर बना के देखने में क्या हर्ज है, देख लो ना, सेकंड सेम में वैसे बनाना ही है। ये देखो न्यू इमेज इस प्रकार बन गई। फॉन्ट समझते सभी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन समझते, ये फॉन्ट में काम हो जाता है। देखो ये बेस लाइन ये बराबर लिखा गया, देखो प्रोफेशनल फिक्स्ड पिच। मान लो यहाँ देखो R के लिए कम जगह लग रही, W के लिए ज़्यादा लग रही, देखो क्या हो गया, W ने ज़्यादा ले लिया और R ने, ऐसे ही I रहता तो क्या होता, और कम लेता,
परंतु यहाँ क्या बोल रहा है, ज़्यादा लगे चाहे कम लगे, हमको हमारी जगह दो, बोल रहे हैं। दो भाई है, दो भाई का हिस्सा है, छोटा वाला भाई ठीक है भाई, उसको कम में काम हो जाता, तो इसका मतलब क्या भेदभाव हो जाएगा? तो ऐसे भेदभाव नहीं होगा, उसे बोल देते हैं मोनो स्पेस्ड। और भेदभाव नहीं होगा इसका मतलब प्रोपोर्शनल स्पेस, जितनी जगह उतना। ऑटो कंटेंट, ऑटो कंटेंट मतलब समझ रहे हैं, टेबल में मान लो सीरियल नंबर के लिए कितनी जगह लगती, कम, और एड्रेस के लिए टोकना भर, तो एड्रेस इतनी बड़ी जगह ले लिए, सीरियल नंबर है छोटी सी, तो वो रहता है आपका प्रोपोर्शनल। और अगर बोलेगा नहीं बराबर करो, ऑटो फिट, ऑटो फिट तो ठीक है, पर ये बोलेगा कि भाई फिक्स्ड रहना दे, तो फिक्स्ड को क्या बोलेंगे अपन, मोनो स्पेस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना। इनको ऑर्नामेंटल फॉन्ट बोलते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब समझते, ऑर्नामेंट मतलब समझते कि नहीं? ऑर्नामेंट को अगर मैं बोल दूं ज्वेलरी, तो समझ जाओगे। ज्वेलरी मतलब क्या? हाँ, आभूषण, मतलब महिला को सजाने के लिए, पता है कि नहीं होता? ऐसे ही फॉन्ट को सजाने के लिए फॉन्ट के फॉर्मेट आते हैं अलग अलग, जिन्हें बोल देते हैं ऑर्नामेंटल फॉन्ट, आकर्षक या सजाने वाले फॉन्ट, ठीक है। तो ऐसे वाले रहते हैं बहुत सारे, इनको स्क्रिप्ट फॉन्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? या फिर इनको जो है क्या बोल देते हैं उनको, कर्सू फॉन्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं डिंगबैट फॉन्ट। डिंगबैट का मतलब जो हमारे फॉन्ट रहते हैं उन्हीं को कैसा बना देते हैं, ये सिंबल में। चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ गए और यहाँ पे हम टाइप करते हैं बिंगडिंग्स, ठीक है। डिंगबैट नाम के जो फॉन्ट है वो बिंगडिंग्स नाम से है, मतलब बिंगडिंग टाइप। देखो डिंगबैट क्या हो गया, कैटेगरी, और डिंगबैट के अंदर बिंगडिंग भी आ जाता है, स्टाइल, मतलब ऐसे सिंबल वाले ढेर आ जाते हैं। तो अपनी विंडोज़ के अंतर्गत बिंगडिंग, बिंगडिंग 1, बिंगडिंग 2, 3, 4 इस प्रकार रहते हैं। देखो यहाँ जाओगे तो ये देखो बिंगडिंग, बिंगडिंग 3 दो ही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखोगे तो देखो ये कर्सू, इसको सेलेक्ट तो करो पहले। ये देखो ये अलग अलग प्रकार के दिख रहा है, इनको क्या बोल देते हैं, ऑर्नामेंटल फॉन्ट। परंतु हर जगह ज्वेलरी अच्छी लगती है क्या? तो सिंपल सी बात है, जैसे हमें रियल लाइफ में ज्वेलरी हर जगह अच्छी नहीं लगती, वैसे ही ऐसे कोका कोला अभी तो खतरनाक। देखो सी बनाए तो देखो क्या बन गया, सी बस में बना है, ये देखो। तो कोका कोला लिखना है तो हम दिमाग खराब क्यों करें, सी बस लिख दो और फॉन्ट क्या कर लो, नाम ही कोका कोला है, ठीक है। तो फॉन्ट खुद ब खुद आते हैं। तो फॉन्ट बहुत अहम रोल है। फॉन्ट भी एक चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, मतलब बताते हैं कि हम क्या सेंस रख रहे हैं, ठीक है। सिंपल फॉन्ट है, या फिर नुकीले वाले फॉन्ट है, कर्सिव वाले फॉन्ट है, कुछ डेकोरेटिंग वाले फॉन्ट आ जाते हैं। चलो फॉन्ट के साइज़ तो पता है आपको, 8 से 72 तक लेते हैं। और इनकी स्पेसिंग भी पता है, स्केलिंग दे देते थे कम ज़्यादा। इसके अलावा ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब हर एक कैरेक्टर की अपने आप में दूरी, उसको ट्रैकिंग बोल देते हैं। लीडिंग मतलब क्या हो जाता है, लाइन स्पेसिंग। क्या होता है, एक लाइन की दूसरी लाइन से दूरी कितनी देते हैं, 1.5 लाइन देते थे कि नहीं, 1.5 लाइन 2 लाइन दिए थे अपन ने। उसके बाद प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट में अंतर बताओ। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये दिख रहा है, और फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट मतलब जिसमें कलर वगैरह बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कर देते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आएगा। प्लेन मतलब जिसमें फॉर्मेटिंग नहीं है, और जिसमें फॉर्मेटिंग है मतलब, और एक और होता है आरटीएफ। और आरटीएफ मतलब हो जाता है बर्ड फेड या एमएस वर्ड के फॉन्ट। परंतु एचटीएमएल फॉन्ट को हम कैसे बोल देंगे, वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज। तो यहाँ देखो आरटीएफ फॉन्ट सिंपल हम नोटपैड में लिख लेते हैं, जो भी हम टाइप करें उसके हिसाब से। पर वेब पेज वाले फॉन्ट ऐसे लिखे जाते हैं, देखो दिख रही कैसे लिखें, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज को एचटीएमएल बोल देते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होने वाले टेक्स्ट को आरटीएफ बोल देते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन आता ही है, आरटीएफ। चलो ओएलई कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओएलई का मतलब क्या हो जाएगा, चलो बताओ यहाँ पे। उदाहरण के लिए हम जाते हैं इंसर्ट में और हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में, ये बताया था मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके और हम कोई चीज़ लेकर आते हैं, जैसे मान लो हमने लिया है पेंट ब्रश, कहीं दिख रहा है पेंट ब्रश, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। चलो एक्सेल ले आते हैं ना, एक्सेल पढ़े हैं सबने, पावर पॉइंट भी पढ़े हैं। चलो यहाँ देखो अपन एक्सेल लाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आ गया, ओके करो। देखो बाहर क्लिक करूँगा मैं,
तो अभी देखो एनवायरनमेंट देखो ध्यान से, दिख रहा है? और यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो देखो क्या दिख रहा है, मतलब हमारे एप्लीकेशन में रहते हुए बाहर के ऑब्जेक्ट को हम उपयोग कर ले रहे हैं। पर एडिट कहाँ होगा वो जाकर एक्सेल में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये आता है आपकी रेगुलर, ऐसे एक लिखने में मजा आता है, दो लिखने में आता है ना। एक साथ आने के लिए कंट्रोल दबा लिया करो, ठीक। जैसे मान लो आपने क्या लिखे, दो, और दो को आपने कंट्रोल दबाए, कंट्रोल दबा के खींच दो, पहाड़ा नहीं आएगा, टेबल सीरीज आती है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे अपन नाम लिख देते जो भी लिखना है, ठीक है। और इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, यहाँ तक, और बाहर क्लिक कर देते हैं। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है आपका एक्सेल का, और आया कहाँ है? इसका मतलब आपने किसी दूसरे एप्लीकेशन को यहाँ लाकर लिंक करे हो, और ये किस ऑप्शन से आया? ऑब्जेक्ट के माध्यम से लिंक है कि नहीं है? तो इसका मतलब कभी कभी ये लिंक होता है तो यहीं पे काम हो जाता है, कभी कभी हम लिंक करते हैं तो डबल क्लिक करें उस एप्लीकेशन में जाकर काम करते हैं, कभी कभी ये यहीं से ओपन हो जा रहा है, कभी कभी हमको उधर जाकर बनाना पड़ता है उसी एप्लीकेशन में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। क्या बोलेंगे? एम्बेडिंग। इसका मतलब देखो यहाँ एम्बेड ऑब्जेक्ट है, ये एप्लीकेशन है, एडिट करेंगे तो इधर जाके इफेक्ट करेगा, कभी कभी वहाँ जा कंट्रोल एस करेंगे तो इधर चेंज होगा। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, दो एप्लीकेशन के चीज़ों को आपस में जोड़ना। मान लो उदाहरण के लिए शादी होती है, तो शादी होती है तो इधर का प्रोडक्ट उधर जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है? तो उधर कोई दिक्कत आएगी तो इधर वाले को भी हलचल होगी कि नहीं? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, है ना। इधर का ऑब्जेक्ट जाकर उधर लिंक हुआ है और उसके कारण पूरा परिवार लिंक हो गया, दोनों एप्लीकेशन लिंक हो गए कि नहीं? तो जब भी कोई दिक्कत आए, उधर कोई मारधाड़ हो तो तुरंत फ़ोन आता है ना, या फिर पूरे परिवार के ऊपर भी दिक्कत आए तो भी फ़ोन आता, मतलब कुछ भी हो चेंजेस होता है। तो वही कॉन्सेप्ट की दृष्टि में देख लेना, ठीक है। मैंने रियल लाइफ ऐसे बता दिया हूँ मजाक टाइप समझने के लिए, ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, वो ही मत लिख देना वहाँ, ठीक है। वो सिर्फ समझने के लिए है। लिंक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम्बेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप देखो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का उपयोग की अगर बात करें तो कर सकते हैं, ऐड में करते हैं अपन, नॉर्मल टेक्स्ट है न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में है, बुक्स में है, हर जगह टेक्स्ट का उपयोग है कि नहीं बताओ? बिना टेक्स्ट के कोई वैल्यू रहेगी ऐड की? पिक्चर पिक्चर लिख दो कोई समझेगा ही नहीं, पर टेक्स्ट लिखना जरूरी कि नहीं? जैसे लिखते अपन एडमिशन ओपन, फिर नीचे पिक्चर वगैरह दर्शा दो और थोड़ा थोड़ा लिख दो, मतलब बिन टेक्स्ट ज़्यादा भी है तो घाटा है, कुछ नहीं है तो भी घाटा है, तो रहना चाहिए। हेडिंग्स वगैरह छोटी छोटी बॉडी मटेरियल वो रहता है। चलो आगे देखो, टाइटल देने के लिए, मेनू देने के लिए, बटन बनाने, टेक्स्ट डिस्प्ले है, सूचना है, कुछ बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे क्या? तो ग्राफिक्स समझ गए क्या है? कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स को कहाँ दर्शाते हैं अपन? टीवी में, कंप्यूटर ग्राफिक्स को गेम्स में, मोबाइल में, अलग अलग जगह। चलो आगे देखें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटरेक्टिव और एक होती है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि हम उसको बदल सकते हैं रन टाइम पे, और नॉन इंटरेक्टिव मतलब प्रिंट चिपका दिए, कुछ कर रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम टीवी में कुछ करें तो नॉन इंटरेक्टिव होती है, टीवी में कुछ ग्राफिक्स चेंज होती, पर अगर कंप्यूटर में करें तो कंप्यूटर की ग्राफिक्स कैसी होगी? और इंटरेक्टिव। और अगर हम टीवी या फिर कहीं पोस्टर की बात करें तो नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही रहना चाहिए। स्क्रीन सेवर में हम लगाते हैं, स्क्रीन सेवर पता है, राइट क्लिक करके लगाते हैं कंप्यूटर में, लगाए कि नहीं कभी? देखो ये पर्सनलाइज में जाने के बाद देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन, आपके में थोड़ा अलग मिलेगा, आपके में स्क्रीन सेवर ही आ जाएगा। लॉक स्क्रीन यहाँ आएगा, स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर आएगा तो यहाँ पे जाके आपको 3D टेक्स्ट लगाना है या फिर आपको बबल्स लगाना है। देखो बबल्स लगाओगे तो ऐसे स्क्रीन सेवर चलेगा, फिर लगाने का क्या फ़ायदा, नहीं ना। तो आप स्क्रीन सेवर लगाओगे मीनिंगफुल, ये देखिए ठीक है। तो स्क्रीन सेवर में टेक्स्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए इसको बंद करो।
टीवी में भी दिखाता है। अब इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव में अंतर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, हमने टेक्स्ट जैसे उपयोग करे थे वैसे हमने ग्राफिक्स इमेज के रूप में बैकग्राउंड है, बटन, चार्ट है, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट समझते हैं कि नहीं, स्मार्ट आर्ट, उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। रहता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर है, नीचे असिस्टेंट, मैनेजर जो भी है, एम्प्लॉई है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ उपयोग होता बता जरा। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उपयोग नहीं होता, पर नाम बता देना कहाँ कहाँ होता है, ऐसा मत बोल देना। ग्राफिक्स इन वेब डिज़ाइनिंग, आप इंटरनेट खोल के देखो, इंटरनेट खोलोगे तो यहाँ देखो, यहाँ बताओ, टेक्स्ट बस लिख देते तो मज़ा नहीं आता, साथ में क्या दर्शा आइकॉन, मतलब बिना ग्राफिक्स के काम वेब डिज़ाइनिंग में भी अहम भूमिका उसकी।